मैं विवेक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम सीटेट की तैयारी के लिए इस क्लास को ले रहे हैं। आज हम इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी पेपर में किसी न किसी वर्ष सीटेट के एग्ज़ाम में देखे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। और ऐसे ही श्रृंखला मैं आपको कराऊंगा, 30 क्वेश्चन की श्रृंखला मैं कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूपी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड दिए जाएंगे और वो आपकी तैयारी में पत्थर का मील साबित होंगे। ठीक है, इससे बाहर जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा शायद ही कोई क्वेश्चन जाए। आप 25 प्लस बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में 30 में से 25 प्लस आराम से लगा के आएंगे यदि आप मेरे इन क्वेश्चन की सीरीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास का हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, और डिटेल में हम इसको सोल्व करेंगे। हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पहला ऑप्शन आपका, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। दूसरा आपका है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा ऑप्शन आपका, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। चौथा ऑप्शन है आपका, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सीटेट के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वो लगभग सेम होते हैं। हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि सही ऑप्शन क्या है। हमें सारे ही क्वेश्चन क्या लगते हैं, सारे ही ऑप्शन हमें क्या लगते हैं, सारे ही ऑप्शन हमें सही लगते हैं। इसीलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, तब हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, तो बताइए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं उनसे उब जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा ऑप्शन आपका, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और चौथा क्वेश्चन आपका, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका थर्ड, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ का, उतना ज़्यादा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, तो आपको ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना, तब टिक मार्क करना है। ठीक है, और मैं थोड़ा वेट नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ूंगा और क्वेश्चन को पढ़ूंगा उसके बाद मैं टिक मार्क कर दूंगा। इतना आपको लगा के रखना है पहले से ही, क्योंकि अगर मैं आपको बीच बीच में टाइम दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको देखने में परेशानी होगी, ज़्यादा टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो मैं वेट नहीं करूँगा, आपको पहले ही पढ़ लेना है। और या आप तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं और उसके बाद ऑप्शन लगा लें अपना, बाद में मेरा डिस्कशन सुन लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमारे पास दोनों तरफ क्वेश्चन है, तो हम दोनों तरफ के क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे और करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप कंफ्यूज ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको बताना है। बच्चे जानकारी के निष्कर्ष प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बताइए ऑप्शन कौन सा, बी सी डी सही है, ए बी सी डी चारों सही है, ए बी सी 3 सही है, ए बी डी सही है। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी। ठीक है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। देखो आपको ध्यान रखना, जब भी आप सीटेट का पेपर देंगे या एग्जाम में बैठे होंगे तो बच्चे के प्रति हम विपरीत हमें नहीं जाना है, बच्चे के हमेशा हमें फेवर में रहना है। ठीक है, चाहे कितनी भी बच्चा गलती करे, कितना ही गलत बच्चा है, लेकिन हमेशा उसके फेवर में रहना है। ठीक है, तो बच्चा निगेटिव वर्ड जहाँ पे भी आपको दिखाई दे तो समझ लो वो ऑप्शन तो आपका गलत होगा। जैसे कि इसमें आगे निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या है, निगेटिव वर्ड है और बच्चे के अपोजिट जा रहा है ये, तो इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बच्चे के विपरीत हमें कभी नहीं जाना, किसी भी स्थिति में हमें बच्चे के विपरीत नहीं जाना। सीटेट के एग्जाम देते समय आपको ये ध्यान रखना, बच्चे के फेवर में रहना हमेशा हमें। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देकर और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों में अपने। देखो दंड तो हमें कभी बच्चे को देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा होगा नहीं, ये तो कट गया क्योंकि बच्चे के फेवर में है ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, और पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों के अपने आप समझ जाना, अपने आप कभी नहीं समझ सकता, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। हमें बच्चे के विपरीत तो जाना ही नहीं है, ना ही हमें कभी दंड देना बच्चों को किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा बचा। यदि याद करने के लिए क्या कर, यदि नहीं है, ये याद करने के लिए कहकर विद्यार्थी को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, नहीं याद करने के लिए भी नहीं कहेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्कशक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा हमें बच्चों को क्या करना, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जब हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो लास्ट के 10 दिन पहले, आपके एग्जाम से 10 दिन पहले मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रोत्साहित करना हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, निष्क्रिय हमारा क्या निगेटिव वर्ड है। ठीक है, बिना भी हमारा निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इस तरीके के पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करेंगे और टाइम बचा लेंगे हम अपना। तो नेक्स्ट जब आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन रह जाएंगे तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चनों को समझिए और क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 4 के बाद तुरंत 1 देखते हैं क्योंकि नीचे नहीं जाएंगे हम, या नीचे चलें, चलो नीचे चलते हैं, सीरियल वाइज ही करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, एकाधिकारवादी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें सबको समान अधिकार देने हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव वर्ड है एकाधिकारवादी। ठीक, चलिए दूसरा है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ये हो सकता है आपका। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों के निष्क्रिय रहने के लिए अपेक्षा करता है। देखो निष्क्रिय वर्ड फिर आ गया हमारा। ठीक है, निगेटिव वर्ड तो आपको देखना, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का ध्यान रखना, तो ये भी नहीं होगा, 3rd भी नहीं होगा, और एकाधिकारी भी निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा।
जहां उनकी संवेगात्मक अवस्थाओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देने का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, ठीक है। देखो संप्रत्यात्मक क्या होता है? संप्रत्या क्या होता है? एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, यदि हम प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, वो पक्षी के बारे में तो जानता है लेकिन ये नहीं जानता कौन सा पक्षी है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की स्मृतियां पहले से ही भंडारित होती हैं। ये नहीं है, ठीक है। बच्चे की स्मृतियां पहले से ही भंडारित होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि तभी तो उसने पहचाना ना कि पक्षी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका? छठे का हो जाएगा हमारा। तीनों हमारे सही हैं, A B C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसे क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। पहला ऑप्शन, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। तीसरा, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थियों की क्या है? अनौरिक प्रेरणा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। चौथा है आपका, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा होगा? तो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये मैं आपको तुक्का मारना वैसे सिखाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपका हो उसको लगा दो आप नीच के। जब नहीं आ रहा है तब लगाना, जब आ रहा है तब तो आपको सही लगा के आना है, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। कैसे? बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। बालक से अगर हम प्रेम से बात करते हैं तो वो जल्दी सीखता है और जल्दी हमारी बातों को मानता है। अतः जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को यह कहती है कि तुम अपने कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो तो उस बालक में भीतरी प्रेरणा का विकास होता है। वो उससे होड़ करता है, ठीक है। फिर वो कंपटीशन में आ जाता है कि मैं इससे पहले करके दिखाता हूँ और वह प्रोत्साहित होकर वह उस कार्य को जल्दी समाप्त करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों होगा? देखो मैं बताता हूँ। बालक को उसके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने में एवं उसमें निपुणता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना पड़ेगा, उत्प्रेरित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा।
देखो रटकर कभी हम नहीं बताएंगे किसी भी बच्चे को, तो रटकर जहाँ भी आ जाए रटकर याद करने के लिए हम कभी भी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके कभी भी नहीं करेंगे, दंड कभी हम किसी बच्चों को नहीं देंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाए। एक ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे मार्क्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। एक परीक्षा के लास्ट मंथ में नहीं पढ़ना हमें, एक परीक्षा से 1 महीने पहले नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, क्योंकि सीखने के लिए, जिससे वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा आपका 4। ठीक है, तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी आपको समझ में आ रहे होंगे, कैसे आप एकदम से काट देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड नहीं देना है किसी भी विद्यालय में, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये हो सकता है, प्रतियोगात्मक कक्षा ये भी हो सकता है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक किसी भी बच्चे की दूसरे से हमें तुलना नहीं करनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 में नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा आपका दूसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण होता है। क्यों? इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। उसकी सीखने की शैली जो होती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल अलग तरीके से सीखता है, उसमें अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है सीखने की। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। तो 11 क्या बताइए कौन सा सही होगा? देखो, विकास जो होता है हमारा वो सिर से पैर की तरफ चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा, देखो इसमें दिया सिर पदाभिमुख, सिर मतलब सिर से पैर की ओर, ये सिर पदाभिमुख का मतलब कि क्या हो गया, सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 हमारा है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। बताइए 12 का कौन सा सही होगा? देखो 12 का जो होगा वो होगा हमारा प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय आपका बचपन का होता है, प्रारंभिक बचपन का होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। क्या होती है? बालक की अनुभूति सरल होती है, स्पष्ट होती है एवं बिल्कुल सही होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी दक्षताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आपका, देखो आपका आनुवंशिक और पर्यावरण। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है एक तो आनुवंशिक लक्षण ज़्यादातर बच्चों में आते हैं और पर्यावरण से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इसीलिए लड़की की क्षमताएं जो होंगी वो आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय परिणामी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा सही होगा हमारा? 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। 14 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गुण वाहक: विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। समाजीकरण बताइए, तो इसका भी आपका ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्यों? विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि बच्चा जो होता है ज़्यादातर विद्यालय और पास पड़ोस से सीखता है। विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गुण वाहक होते हैं। ठीक है, जो विद्यालय में होते हैं साथ के बच्चे या टीचर्स, और या जो पास पड़ोस के होते हैं, वो सबसे बड़े समाजीकरण के गुण वाहक होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो परिवार से ही आरंभ होती है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है समाजीकरण की प्रक्रिया? परिवार से शुरू होती है। ठीक है, बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। बालक परिवार के सदस्यों से कैसा संबंध स्थापित करता है? अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, उसी के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया उसमें पैदा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही होगा? पहला, विद्यालय और पास पड़ोस गुण वाहक जो होंगे समाजीकरण के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण बताइए क्या है आपका? ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। बताइए क्या होगा? तो इसका जो होगा बिल्कुल ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्यों है? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इनका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति संबंधों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह बालकों में ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्यों होगा? कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। कैसी अवस्थाएं होती हैं? ये सार्वभौमिक। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं हम, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्मनन, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा आपको ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है, यह बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। बताइए 18 का आंसर बिल्कुल सही कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह साम्यकरण एवं समायोजन का
रूप में जाना जाता है, साम्यकरण और समायोजन के रूप में जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि साम्यकरण और संशोधन के समायोजन सॉरी देखो, इसका जो ऑप्शन होगा सही बिल्कुल, आप इसको देखो समायोजन है और साम्यकरण है, यहाँ पर समावेशन को काट के आप क्या करेंगे, साम्यकरण करेंगे। क्या करेंगे, साम्यकरण, ठीक है, साम्यकरण और समायोजन के रूप में। तब हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता, हतोत्साहित आ गया देखो, नेगेटिव बढ़ रहा है, ये कभी नहीं होगा, आवृत्ति को बढ़ावा देता, खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, 19 का आंसर बताइए क्या होगा। देखो हमेशा प्रोत्साहन देना हमें, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्य हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ठीक है, तो इसका बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही है बिल्कुल, वो है आपका 2। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि गार्डनर का जो सिद्धांत है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये, जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के पढ़ाने के लिए ऐसी ही रूपरेखा का उपयोग करें। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कौन सा होगा, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 21। प्रत्येक दिन हम ऐसे ही 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, और आपको भी पता होगा CTET में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूछे गए, किसी न किसी साल आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। नंबर 2 है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और ले वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। तीसरा ऑप्शन है, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा ऑप्शन है, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बताइए 21 का आंसर बिल्कुल सही क्या होगा? देखो 21 का बिल्कुल आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा? लड़की का व्यवहार इस प्रकार का होगा, ये ले वाइगोत्स्की के अनुसार लड़की अपनी निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी, वही जीन पियाजे के अनुसार वह लड़की अहम केंद्रित भाषा होगी। ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। बताइए इसको, तो आप बता सकते हैं। देखो इसका है ऑप्शन नंबर 3। लिंग क्या है? हमारी एक सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है, जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैं आपको प्रतिदिन 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से दूंगा। ठीक है, वैसे ही 3 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आऊँगा मैथ्स से रिलेटेड। 30 क्वेश्चन आपको डेली मैथ के मिलेंगे, डेली आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के भी मिलेंगे मेरे द्वारा। ठीक है, तो 3 विषय मैं आपको सीटेट के लिए कवर कराने वाला हूं। आपको 90 नंबर का मटेरियल मेरे चैनल यूपी पाठशाला पर मिलेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर जुड़े रहना है। प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में आपको हिंदी, बाल विकास और गणित से रिलेटेड कराऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लगा लीजिए, अगर हम 30 क्वेश्चन प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा हम लगभग 1500 क्वेश्चन 1000 से 1500 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। तो 1000 से 15 क्वेश्चन लगाने का मतलब है आप 30 में से हर सब्जेक्ट में से 25 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। 23 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? पहला है आपका मानकीकृत परीक्षण, दूसरा आपका तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा आपका वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और चौथा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो इसका जो होगा आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही 4th। कौन सा? 4th, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्यों? देखो क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना के सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन से कारक? सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है, अतः बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट संबंध विधि को वरीयता देना आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, बच्चों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। कठोर नियम कभी लागू नहीं करेंगे हम कभी भी। ठीक है, अलग अलग नामित भी नहीं करेंगे हम बच्चों को, हम अलग अलग नामित भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या नहीं, हम अलग अलग बैठाएंगे बच्चों को। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखो शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे के सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए शिक्षण और आकलन के समान मानक हम नहीं रख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। मैंने आपसे क्लास शुरू होते ही बताया था कि बच्चों को हमें सबसे आगे रखना है, सबसे पहले रखना है। बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं देना, हमेशा बच्चे के फेवर में रहना है हमें। सीटेट एग्जाम का पेपर वक्त देते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है। निगेटिव और पॉजिटिव वर्डों पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तीसरा है आपका विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। देखो लो, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, देखो भय और तनाव तो हम देंगे नहीं किसी बच्चे को बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप गांठ बांध लें, ना ही पीटेंगे ना ही उसके बच्चे के विपरीत जाएंगे। यह केवल एक बार वर्ष में अंत में हो, एक बार भी नहीं कर सकते अंत में हम। हमें लगातार बच्चे के फीडबैक लेता रहना है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धि के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। बिल्कुल भी तुलना नहीं करेंगे हम किसी भी बच्चे की दूसरे बच्चे से, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, बच्चे के फेवर में हमेशा रहना है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सही कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हों। ठीक है, आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 25 का पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26। देखो एनसीएफ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर वर्ष, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ये ध्यान रखना आपको।
अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, वो तो आप लगा भी सकते हैं, हमें सुविधा देनी है बच्चों को और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बिल्कुल इसका। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सुविधादाता। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अनुसूया 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता की है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना है जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई। ठीक है, यह व्यवस्था सभी राज्यों में है। कितने राज्य हैं हमारे, 28। ठीक है, पहले 29 थे, अब 28 हो गए। जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसपे यूनियन टेरिटोरी बना दी गई है। पहले यूनियन टेरिटोरी 7 थी, अब 9 हो गई हैं। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा। चलिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं। बिल्कुल नहीं, एकमात्र आइए निगेटिव वर्ड है, काट देंगे बिल्कुल ही आँख मीच के। ठीक है, एकमात्र देखते ही हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, मानी क्यों नहीं जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। नंबर 1, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। नंबर 2, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नंबर 3, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और साधारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नंबर 4 है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 28 का। तो 28 का जो ऑप्शन सही है वो आपका है 3rd। क्यों, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं। 29 है, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। थोड़ी तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दूसरा, सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा, गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। चौथा, गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बताइए 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा होगा। देखो 29 का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 1। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तभी तो हम बच्चों को एक दूसरे के से बात करने दिया जाता है, बच्चों से एक दूसरे के साथ बैठने के लिए दिया जाए। बच्चे जो हैं अपने साथों के साथ ज़्यादा सीखते हैं, अपने सहपाठियों से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 29 का पहला। 30, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गलत है, बच्चे के विपरीत हम नहीं जाएंगे। केवल आई या केवल वर्ड निगेटिव होता है, इसके बिल्कुल साथ नहीं जाएंगे हम। ठीक है, चलिए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे बांट नहीं सकते हम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा 2। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और ये आपके 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से तैयार करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए इसी क्लास में आज तक इतना ही रहने देते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।